नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के डिफेंस रिफॉर्म्स 2026 पर निम्न कथन देखें। 1. कमांड एवं कोर्ट्स लेवल पर अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। 2. नया एयर डिफेंस शील्ड सिंगल लेयर्ड है एवं केवल इंडिजिनस सिस्टम्स पर आधारित है। 3. रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस हेतु C4I2SR सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1 एवं 3। अब इसे समझते हैं। कथन 1 एवं 3 सही हैं। अंडरग्राउंड सेंटर्स कमांड कोर्ट्स लेवल पर बन रहे हैं एवं C4I2SR सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। कथन 2 गलत है। एयर डिफेंस शील्ड इंटीग्रेटेड एवं मल्टीलेयर्ड है। इसमें S-400 ट्रायम्फ इंडिजिनस आकाश तीर एवं डेवलप हो रहा प्रोजेक्ट कुशा शामिल हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। 2026 के कैबिनेट बिल सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस के संदर्भ में 1. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मूलतः चीफ जस्टिस एवं 7 अन्य जजेस थे। 2. 2026 बिल से पहले SC स्ट्रेंथ में अंतिम रिवीजन 2009 में हुआ था। 3. SC के विपरीत हाई कोर्ट जजेस की संख्या आर्टिकल 216 के तहत प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बढ़ाई जा सकती है। इनमें से कितने कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 2। अब इसे समझते हैं। कथन 1 एवं 3 सही हैं। कथन 2 गलत है। पिछला रिवीजन 2019 में हुआ था, 2009 में नहीं। 2026 का बिल 6 वर्ष के गैप को समाप्त कर रहा है। आर्टिकल 124(1) मूल चीफ जस्टिस एवं 7 अन्य जजेस व्यवस्था बताता है। आर्टिकल 216 प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट जजेस की संख्या तय करने देता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को लागू करने की सही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए CJI प्रपोजल आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी CJI प्रपोजल कैबिनेट अनुमोदन ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में पारित प्रेसिडेंट का असेंट 1956 एक्ट का संशोधन, ऑप्शन सी स्टेट्स की 50% लेजिस्लेचर्स की पुष्टि अनिवार्य, ऑप्शन डी केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की भूमिका नहीं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी CJI प्रपोजल कैबिनेट अनुमोदन ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में पारित प्रेसिडेंट का असेंट 1956 एक्ट का संशोधन। अब इसे समझते हैं। CJI लॉ मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजते हैं बैकलॉग एवं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के आधार पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन के बाद कैबिनेट ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल को मंजूरी देती है। यह ऑर्डिनरी बिल है, आर्टिकल 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 का संशोधन करता है। दोनों हाउसेस पारित करते हैं एवं प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4।
मई 2026 की एससी रूलिंग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एसिड अटैक विक्टिम्स के संबंध में एक पहले एक्ट में केवल एसिड फेंकने थ्रोइंग से डिस्फिगर हुए लोगों को शामिल किया गया था। दो नई परिभाषा में फोर्सिबल एसिड इंजेक्शन से इंटरनल ऑर्गन डैमेज सहने वाले सर्वाइवर्स भी शामिल हैं। 3 कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1, 2 एवं 3। अब इसे समझते हैं, तीनों कथन सही हैं। पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में केवल थ्रोइंग ऑफ एसिड से हुई डिस्फिगरमेंट को शामिल किया गया था। एससी ने अब फोर्सिबल इंजेक्शन विक्टिम्स विजिबल स्कार्स न होने पर भी को जोड़ा है आर्टिकल 142 की कंप्लीट जस्टिस शक्ति से। यह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द्वारा डीम्ड अमेंडमेंट का क्लासिक उदाहरण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 जिसका हाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया, मुख्यतः किस लिए कोर्ट को सशक्त करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रद्द करने, ऑप्शन बी अपने समक्ष किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस हेतु आवश्यक डिक्री या ऑर्डर जारी करने, ऑप्शन सी स्टेट कैबिनेट्स पर बाध्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने, ऑप्शन डी हाई कोर्ट्स के जुडिशियल इलेक्शंस कराने। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अपने समक्ष किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस हेतु आवश्यक डिक्री या ऑर्डर जारी करने। अब इसे समझते हैं, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस हेतु आवश्यक डिक्री या ऑर्डर जारी करने का अधिकार देता है। इस व्यापक शक्ति का प्रयोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के विस्तार से लेकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तक हुआ है। यह कोर्ट को न्याय के अंतिम आर्बिटर के रूप में स्थापित करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। आरबीआई के उद्गम पोर्टल के संदर्भ में एक उद्गम एक यूनिफाइड पोर्टल है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एवं क्लेम सेटलमेंट्स दोनों के लिए। 2 इसमें पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स एवं इंश्योरेंस स्कीम्स शामिल नहीं हैं। 3 बैंक्स में अनक्लेम्ड रह गए फंड्स डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ में ट्रांसफर किए जाते हैं। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 2 एवं 3। अब इसे समझते हैं, कथन 2 एवं 3 सही हैं। कथन 1 गलत है। उद्गम केवल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की पहचान कराता है, क्लेम सेटलमेंट पोर्टल नहीं करता। क्लेमेंट्स को संबंधित बैंक से सीधे संपर्क करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पीएफ एवं इंश्योरेंस के इंटीग्रेशन का अभाव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित पीआईएल का प्रमुख मुद्दा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। आरबीआई का डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डेफ किसके रूप में फंड्स प्राप्त करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बैंक्स से डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ऑप्शन बी 10 वर्ष या अधिक से अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑप्शन डी मार्केट रेगुलेटर्स से जुर्माना पेनल्टी संग्रह। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 10 वर्ष या अधिक से अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। अब इसे समझते हैं। आरबीआई एक्ट के तहत बैंक्स को 10 वर्ष या अधिक से अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डेफ में ट्रांसफर करने होते हैं। उद्गम पोर्टल डिपॉजिटर्स एवं लीगल एड्स को ऐसे अकाउंट्स पहचानने में मदद करता है। डेफ का उपयोग डिपॉजिटर अवेयरनेस एवं एजुकेशन हेतु होता है। यह डेफ स्कीम 2014 के अंतर्गत संचालित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। नेचर फिजिक्स मई 2026 में बताए गए नए मेटमटेरियल्स के विषय में एक, वे हार्डवेयर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। 2, वे नॉन रेसिप्रोकल बिहेवियर दिखाते हैं, विभिन्न दिशाओं से इनपुट्स पर अलग अलग रिस्पॉन्स। 3, उनमें बिस्टेबल यूनिट्स होती हैं जो न्यूनतम एनर्जी में शेप्स को स्टोर एवं रीलर्न कर सकती हैं। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 एवं 3। अब इसे समझते हैं। तीनों कथन सही हैं। ये मेटमटेरियल्स हार्डवेयर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, नॉन रेसिप्रोकल बिहेवियर दिशानिर्भर रिस्पॉन्स दिखाते हैं एवं इनकी बिस्टेबल यूनिट्स न्यूनतम एनर्जी में शेप्स स्विच, स्टोर एवं रीलर्न कर सकती हैं, सॉफ्ट रोबोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स एवं अडेप्टिव एंटेनास के लिए उपयोगी। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफ में उल्लिखित भारत की इंडिजिनस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज में हाई वैल्यू टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक हेतु डिजाइन की गई है, कौन सी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी नाग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रहार। अब इसे समझते हैं। प्रहार कुछ वेरिएंट्स में प्रनाश भारत की इंडिजिनस क्वासी बैलिस्टिक शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया। ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफ में S-400 ट्रायम्फ मेड इन इंडिया सिस्टम्स एवं एयर डिफेंस शील्ड के साथ इसका उल्लेख था। आकाश एक सैम है एवं नाग एंटी टैंक मिसाइल। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्रॉस बॉर्डर संघर्ष एवं एक दीर्घस्थायी जलबंटवारे की अरेंजमेंट के बीच सीधी कड़ी देखी गई। भारत के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिव्यू ने 1960 की किस संधि को प्रभावित किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए हेलसिंकी फाइनल एक्ट 1975, ऑप्शन बी इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960, ऑप्शन सी जेनीवा कन्वेंशंस 1949, ऑप्शन डी रामसर कन्वेंशन 1971। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। अब इसे समझते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर सिस्टम के शेयरिंग को नियंत्रित करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के स्ट्रैटेजिक रिव्यू में संधि के एसिमेट्रिक प्रावधानों पर प्रश्न उठे, इसे अबेयंस में रखने एवं एलोकेशंस पर पुनर्वार्ता पर चर्चा हुई। यह क्षेत्रीय वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section or the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।